हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। इंसान हमेशा से एक ऐसे ग्रह की तलाश में रहा है जहां जीवन की संभावनाएं हों, और इसी प्रयास में बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किए गए। अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अपोलो 11 प्रोग्राम तो याद ही होगा, जिसके साथ पहली बार इंसान ने पृथ्वी से दूर जुलाई 20 1969 को किसी और जगह अपने पांव रखे। ये इवेंट ह्यूमन काइंड के लिए एक माइलस्टोन था जो आज तक हम सभी को इंस्पायर करता है और आने वाली जनरेशन को स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा। इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा का एक और अहम पड़ाव आया करीब जब 3 साल बाद 14 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 मिशन के कमांडर यूजीन सर्नेन ने चंद्रमा की धरती के लिए वो रवाना हुए थे, और वह दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से किसी भी इंसान के कदम चंद्रमा पर नहीं पड़े हैं। लगभग 50 साल बाद नासा ने फिर से योजना बनाई है इंसानों को चंद्रमा तक पहुंचाने की, और इस मिशन का नाम है मिशन आर्टेमिस। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टेमिस प्रोजेक्ट क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, आर्टेमिस मिशन के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं जैसे कि SLS, ओरियन कैप्सूल, लूनर गेटवे, HLS इत्यादि, और क्या आर्टेमिस मिशन इंसान के मार्स तक पहुंचने में हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। इससे हमें हेल्प मिलती है और मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है। आर्टेमिस प्रोग्राम एक्चुअली नासा द्वारा चलाए जा रहे अंतरिक्ष अभियानों की एक सीरीज है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक आर्टेमिस मिशन की कुल लागत लगभग 93 बिलियन डॉलर के करीब होगी। वर्तमान में 3 आर्टेमिस मिशन जो हैं वो इन प्रोग्रेस में हैं। इस प्रोग्राम के पहले चरण में नासा ने आर्टेमिस 1 को नवंबर 16, 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आर्टेमिस 1 जो था वो एक बिना क्रू मेंबर वाली टेस्ट फ्लाइट, जिसने चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया, उसके ऑर्बिट में एक बार घूमा, और उसके बाद से कुछ समय स्पेंड करने के बाद वो 11 दिसंबर 2022 को वापस पृथ्वी पर आया। इस फ्लाइट में बहुत सारे टेस्ट इक्विपमेंट और सेंसर्स थे जिनसे रिकॉर्ड किया गया डेटा आने वाले मिशन में काम आएगा। इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में आर्टेमिस 2 को 2024 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये लॉन्च आर्टेमिस 1 की तरह अनमैन्ड नहीं होगा, और इसमें इस बार 4 क्रू मेंबर्स जो कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार भी क्रू मेंबर्स मून पर लैंड नहीं करेंगे, और वो आर्टेमिस 1 की तरह ही मून को ऑर्बिट करके वापस आ जाएंगे। यह मिशन इतिहास में पहली बार क्रू मेंबर की उड़ान होगी जो मनुष्यों को अंतरिक्ष में अब तक जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वहां तक लेकर के जाएगा। फाइनली इसका जो तीसरा चरण होगा आर्टेमिस 3 वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री और पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारेगा और मून की सरफेस पर वैज्ञानिक अध्ययन करने में 1 हफ्ता लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टेमिस 3 के साथ 50 सालों के बाद लगभग पहली बार ह्यूमंस मून पर लैंड करेंगे। 1972 में अपोलो 17 के बाद से आर्टेमिस 3 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का पहला क्रू मून लैंडिंग मिशन होगा। हालांकि नासा के लॉन्ग टर्म लक्ष्य और भी अधिक एम्बिशियस हैं। आर्टेमिस के जो लॉन्चेज होंगे उनके दौरान जो डेवलप टेक्नोलॉजी और रिसर्च का उपयोग करते हुए नासा का प्लान है कि वो मंगल ग्रह पर भी भविष्य के क्रू मेंबर्स को भेजेगा। इस मून टू मार्स योजना में जो मून की ऑर्बिट है उसमें एक नया अंतरिक्ष स्टेशन और एक रहने योग्य मून बेस का निर्माण भी शामिल है। अपोलो और आर्टेमिस मिशन अपनी तकनीकी विशेषताओं और मकसद के लिहाज से भले ही अलग हों, लेकिन एक मायने में एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। दरअसल अपोलो और आर्टेमिस दोनों ही नाम ग्रीक माइथोलॉजी से लिए गए हैं। अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन माने जाते थे। माना जाता है कि देवता जो ग्रीक देवता थे ज्यूस और देवी लेटो इनके माँ बाप हैं। अपोलो को जहाँ सूरज से जुड़ा देवता माना जाता है, वहीं आर्टेमिस को चंद्रमा से जुड़ी देवी जो कि एक कुशल तीरंदाज थे। आर्टेमिस को शिकार और जन्म की देवी भी माना जाता है। अब यहाँ जो स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है जिसमें बैठकर क्रू मेंबर ट्रेवल करेगा उसका नाम रखा गया है ओरियन। अब इसके नामकरण की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, और यह नाम भी एंशिएंट माइथोलॉजी से ही आता है। कहा जाता है कि ओरियन आर्टेमिस का हंटिंग पार्टनर था। इसके अलावा ओरियन आकाश में सबसे जो पहचानने योग्य नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, उनमें से एक है। अब समझते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। अपोलो और आर्टेमिस प्रोग्राम के बीच का एक बड़ा अंतर यह है कि पहले जहां चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाने की जद्दोजहद थी अपोलो के साथ, वहीं आर्टेमिस मिशन के जरिए कोशिश यह सीखने की कि चंद्रमा पर कैसे देर तक रुका जा सकता है, कैसे वहां से दूसरे काम किए जा सकते हैं। साथ ही नासा का प्लान चंद्रमा को भविष्य में तमाम जो स्पेस मिशन है उनका एक सेंट्रल पॉइंट बनाने का है। फिलहाल नासा मून को मंगल ग्रह से जुड़े अभियान के लिए एक अहम पड़ाव बनाना चाहती है। आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए नासा यह भी चेक करना चाहती है कि चंद्रमा की जमीन और वाटर आइस के जरिए वहां पे खाने पीने की चीजें उगाई जा सकती हैं या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि चंद्रमा पर मौजूद चीजों के जरिए फ्यूल और बिल्डिंग मटेरियल बनाए जा सकते हैं या नहीं। अगर नासा के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी। ऐसा पहली बार होगा जब इस प्रोग्राम के तहत कोई महिला एस्ट्रोनॉट और एक अश्वेत व्यक्ति लूनर सरफेस पर लैंड करेंगे। अगर दूसरे प्रमुख ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टेक्नोलॉजी। चाहे रॉकेट हो या फिर स्पेस सूट,
जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है वो आगे के जितने भी डीप स्पेस मिशन होंगे, चाहे वो मार्स के लिए हो या फिर किसी और प्लैनेट के लिए हो, उनमें सारी चीज़ें काम आएंगी। इसके साथ ही नासा पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इतने बड़े स्केल पर प्राइवेट कंपनी जैसे कि स्पेस एक्स और बोइंग जैसी कंपनी के साथ काम करेगा, कोलैबोरेशन करेगा। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा की योजना लंबे मिशन की है चांद पर। जहां अपोलो 17 प्रोग्राम के क्रू मेंबर ने 3 दिन लूनर सरफेस पर बिताया था, वहीं आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा की यह योजना है कि एस्ट्रोनॉट्स कई वीक या फिर कई महीनों तक जरूरत पड़ने पर वहां रह सकें। तो इसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उससे जरूरी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करना रहेगा। इस प्रोग्राम का एक और एस्पेक्ट है नॉलेज इकट्ठा करना। इसको आप ऐसे समझिए कि 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी और आज की डेट में मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ प्रयोग करना आसान होगा और नए सेंसर, नई डिवाइस के साथ रिसर्च पर जोर रहेगा जो आगे के मिशन में हमें हेल्प करेगा। फाइनली ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रमा पर पानी के अलावा बहुत से ऐसे मिनरल के डिपॉजिट्स हैं जो साइंटिफिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बहुत ही वैल्यूएबल हैं और भविष्य में उनके एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बहुत फायदा होगा। अब आइए समझते हैं कि नासा मून तक पहुंचेगा कैसे और आर्टेमिस मून मिशन के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, सेकेंड लूनर गेटवे, थर्ड HLS जो कि मून लैंडिंग मॉड्यूल होगा जिसमें ऑर्बिट से बैठ करके मून पर लैंडिंग होगी एस्ट्रोनॉट्स की, और HLS यानी कि वो रॉकेट जिसके थ्रू सारे इक्विपमेंट्स वहां जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरियन स्पेसक्राफ्ट की। यह स्पेसक्राफ्ट बेसिकली एक कमांड मॉड्यूल है जो लाइफ सपोर्ट के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े रॉकेट SLS के ऊपरी हिस्से पर माउंट होगा। यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों की जो स्पेस यात्रा है उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। यह बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकता है जो आज तक किसी स्पेसशिप ने नहीं की है। ओरियन स्पेस ये सबसे पहले धरती से चंद्रमा तक लगभग 4.5 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ 64,000 किलोमीटर दूर तक जाएगा। ओरियन स्पेस से बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े इतनी लंबी यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है वो है लूनर गेटवे। अगर आपने हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्पेस स्टेशन क्या होता है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। लूनर गेटवे भी एक तरह का छोटा सा स्पेस स्टेशन होगा जो मून के ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा करता रहेगा। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मून मिशन और उसके आगे की मिशन के लिए सहायक सिद्ध होगा। अब ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी यहीं डॉक करेगा और एस्ट्रोनॉट्स यहीं पर लूनर लैंडिंग मॉड्यूल में ट्रांसफर होंगे। लेकिन यहाँ हमेशा ISS की तरह कोई नहीं रहेगा, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा कोई न कोई रहता है। यहाँ पर जरूरत पड़ने पर या फिर मून मिशन या फिर रिसर्च के लिए कुछ समय तक एस्ट्रोनॉट्स यहाँ रह सकेंगे। यह मॉड्यूल नासा और यूरोपियन एजेंसी एक साथ डेवलप कर रही है। जो तीसरा अहम कंपोनेंट है वो है मून लैंडिंग मॉड्यूल। लूनर लैंडिंग व्हीकल ही एक्चुअल में वो ट्रांसपोर्ट कैरियर होगा जो ह्यूमंस और जो कार्गो होगा उसको लूनर गेटवे से चंद्रमा की जमीन तक पहुंचाएगा। नासा अभी भी वेरियस पार्टनर के साथ कई तरह के व्हीकल पर काम कर रहा है जिसमें से एक है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम जिसे HLS भी कहते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अपोलो में जो लूनर मॉड्यूल था वो बस एक बार रिटर्न जर्नी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आर्टेमिस मिशन वाला लूनर मॉड्यूल जो होगा उसे कई बार यूज किया जा सकेगा। और फाइनल कंपोनेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS। इतने सारे कंपोनेंट्स की बात की है हमने, लेकिन ये सब स्पेस में जाएंगे कैसे? इसके लिए नासा ने एक नया रॉकेट बनाया है जो ये सारा साजो सामान लेकर स्पेस तक जाएगा। यह रॉकेट सैटर्न V लॉन्चर जो कि अपोलो मिशन के दौरान यूज किया गया था, जो सबसे पहले इंसान को मून तक ले गया था, उससे 15% ज्यादा पावरफुल है और दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है आज की डेट में। अब आइए समझते हैं कि क्या आर्टेमिस मिशन इंसान के मार्स तक पहुंचने में हेल्पफुल होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमें लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, बट ऐसा नहीं है। चंद्रमा की यात्रा में 3 दिन लगते हैं, जबकि मंगल तक पहुँचना कहीं अधिक लंबा और अधिक मुश्किल लक्ष्य है। जनरली मंगल तक पहुँचने में लगभग 2 साल से 3 साल तक का समय लग जाता है। नासा आर्टेमिस मिशन से देख रहा है कि वह इंटरनेशनल जो स्पेस एजेंसीज हैं और प्राइवेट कंपनी हैं, दोनों के लिए मून पर एक तरह से कॉलोनी बनाने का काम करे और यह इकोनॉमिकली वाइबल भी होना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ से फाइनली मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजता रहे। अब ऐसा नहीं है कि नासा ने आर्टेमिस 3 तक ही प्लानिंग की है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नासा ने जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अगले और 10 मिशन के लिए बूस्टर्स का ऑर्डर दे रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी प्लानिंग आगे तक की है। भारत भी अपने हिसाब से चंद्रयान मिशन जो हैं उनके थ्रू मून एक्सप्लोरेशन का काम करने वाला है। जैसे मून एक्सप्लोरेशन के लिए नासा की सीरीज है आर्टेमिस, वैसे ही इसरो की सीरीज है चंद्रयान। इस सीरीज के तहत इसरो ने ऑलरेडी दो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 की जो शेड्यूल लॉन्च डेट है वो जून 2023 में है, लेकिन कोविड से रिलेटेड हुए डिले को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। बट हम उम्मीद करते हैं कि इसरो जल्द ही चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करेगा और इंडिया एक कदम रखेगा मून एक्सप्लोरेशन की तरफ। पर इस विषय पर हम किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे।
आगे आप क्या सोचते हैं इस मिशन आर्टेमिस या मून एक्सप्लोरेशन के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। ये हमें वास्तव में हेल्प करता है और मोटिवेशन प्रदान करता है ताकि हम लोग और अच्छा काम कर सकें। फिर हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।